चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, अब हम आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जम के पढ़ते हैं। अमन सिंह जी आ जाइए बेटा। रीस्टार्ट बैच में आज बात करनी है, और आज की बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो आइए फिर शुरू हो जाएं। 26 रेडी हैं बच्चे? बिल्कुल 16 की तरह, सॉरी, एस 10 की तरह है। एकदम संक्षिप्त में मैंने नोट्स बना रखा है, जिसमें एक एक पॉइंट कवर्ड है। मजाल है कि कोई एक पॉइंट भी छूट जाए, या पीछे 30 सालों में जो भी क्वेश्चन आए वो छूट जाए, हो ही नहीं सकता। ये टॉपर्स का वादा है, यकीन है। चलिए शुरू करें। नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। कौन है इंटेंजिबल एसेट? वैसे तो आप जानते हैं पेटेंट कॉपीराइट वगैरह को बोलते हैं, लेकिन फिर भी आइडेंटिफाएबल मतलब पहचान आने लायक। नॉन मोनेटरी एसेट, नॉन मोनेटरी याद है S11, जो सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है। विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना? इसी को हम बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है बच्चों, अगर आप गौर से देखें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंटल टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वही है जो AS10 में था। नया क्या है? आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये इसकी नई बात है। तो जब कभी भी इंटेंजिबल एसेट्स के डिफिनेशन की बात हो तो ये बात याद रखिएगा कि क्या है और यह क्यों है, तो फिर हमारी बात हो जाएगी। चलो AS2 कॉन्सेप्ट। देखिए सभी इंटेंजिबल पे लागू होता है, लेकिन अगर कोई अदर एसेट में कवर्ड हो, अदर एस में, तो उस पर लागू होगा क्या ही होगा। जैसे हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन्वेंट्री हो गया। DTA है तो वो भी इंटेंजिबल। लीज, वो भी इंटेंजिबल है। गुडविल इन अमलगमेशन, गुडविल ऑन कंसोलिडेशन, इन सब के ऊपर 222, 99, 14, 19, 14 और 21 लागू होगा। और फिनेंशियल एसेट जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिबेंचर दिखता तो वो भी नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल या लोन आपने दिया हुआ है। और वेस्टिंग एसेट जैसे मिनरल राइट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट वगैरह, ये वैसे एसेट तो नहीं होते, फिक्स्ड TSS होते हैं ना। इन सब के ऊपर बेस 26 लागू नहीं होता। छोड़ो, बेकार की बातें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है जिसमें कभी पूछा गया हो पिछले 30 साल में कि बताओ कौन इंटेंजिबल एसेट है कौन नहीं है। ये फाउंडेशन 11-12 के क्वेश्चंस हैं, हमारे पे नहीं होता, बट फिर भी जानकारी के लिए एक बार आपने देख लिया, आगे बढ़ो। मेन तो धंधा शुरू होता है अब। कब करें इनिशियल रिकॉग्निशन? कहा गया ओनली व्हेन टू कंडीशन सेटिस्फाइड, वही AS10 वाली, कि एक तो एसेट हो, भले टेंजिबल ना हो लेकिन एसेट हो, दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो। और दूसरा कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये याद रखिएगा, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे गुडविल वगैरह में कॉस्ट अगर मेजर नहीं हो रहा तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिक्शन हमें कॉस्ट पे करना है, रिकॉग्निशन हमें कॉस्ट पे करना है। और वही नहीं बात पता हो तो कैसे होगा? अब दुल्हा नहीं है, बारात कैसे निकलेगी भाई? ठीक है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट रिकॉग्नाइज करने लायक हो। आगे चलें। सवाल उठता है कॉस्ट का मतलब क्या है, व्हाट वी मीन बाय इनिशियल कॉस्ट। तो बोला गया कि डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्या आपने सेपरेट एक्वायर किया है या अमलगमेशन के अंदर किया है, कैसे किया है। देखो,
अगर आपने सेपरेट एक्वायर्ड किया है तो एस 10 लागू होगा एक तरीके से। परचेज कॉस्ट, नॉन एडजस्टेबल, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर फॉर मेकिंग देम रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, जैसे प्रोफेशनल फीस, रजिस्ट्रेशन। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हो तो भैया जी घटा दो। मैंने कल कहा था एस 10 की बातों को लागू करो, जब भी पढ़ो एस 10 और 26 साथ साथ। कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत हो। और अगर एक्सचेंज हो बेटा फॉर सिक्योरिटी, तो कोई नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, विच एवर इज मोर क्लियरली इविडेंट। मान लो शेयर का मार्केट बहुत एक्टिव है, वो ले लो, या इंटेंजिबल जो खरीद रहे हो उसका मार्केट एक्टिव है, जिसका मार्केट ज्यादा एक्टिव है उसे ले लेना है, वही उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। इसे मान लो शेयर है, हमने 15,000 शेयर इशू किया, मार्केट में 120 का है, तो 15,000 शेयर मार्केट में 120 का रेट है, इसका मतलब 180 और उस पे 4 जीरो है ना, 1,80,000 रुपए का है भैया। 18 लाख का है। तो मानेंगे इंटेंजिबल एसेट जो है वो हमारा कितने का है, वो 18 लाख का है। लेकिन हमें नहीं पता चल रहा है शेयर, क्योंकि हम प्राइवेट लिमिटेड है, बट जो खरीदा वो 20 लाख का मार्केट में मिल रहा है, तो फिर वही ले लो। ठीक, चल, कोई एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के अनुसार हो तो एस 10 फिर लग जाएगा यहाँ पे। क्या है कि भाई देखो, फेयर वैल्यू मोर इविडेंट जिसका भी हो, या तो एसेट टेकन अप या एसेट गिवन अप, वो ले लो। जो आपने दिया है उसकी वैल्यू पता हो, या जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू पता हो, जो है उसको ले लो। लेकिन अगर किसी की फेयर वैल्यू ना पता हो, या ट्रांजेक्शन लेक कमर्शियल सब्सटेंस, जैसे हमने एस 10 में पढ़ा था, जहां रिस्क एंड रिटर्न चेंज ना हो, ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बोला गया रिकॉर्ड एट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। जो एसेट आप दे रहे हो ना, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग दे के पेटेंट ले रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 15 लाख है, तो मान लो पेटेंट भी 15 लाख है, क्या करोगे? ना तो लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू पता है, ना पेटेंट की फेयर वैल्यू पता है, या पता भी है लेकिन इसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं हो रहा चेंज, रिस्क रिवार्ड रिटर्न नहीं चेंज हो रहा, तो फिर ऐसे में क्या ही करोगे। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट, ये क्या है भाई? देखो, एज पर एज 12 पढ़ा है, एज 12 हम पढ़ाएंगे। देखो, कैश में ग्रांट मिला है तो कॉस्ट में से कम कर दो, ठीक बात है, या उसको डिफर्ड मान लेते हैं। और अगर इंटेंजिबल एसेट किसी ने दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो नॉमिनल वैल्यू ले लो। और कंसेशनल रेट पे दिया है, तो देखो मान लो कि 10 लाख की चीज 2 लाख में दी है, तो 2 लाख का ही मान लो, उसमें क्या ही है। 10 लाख की चीज 2 लाख माननी है तो 2 लाख का ही मान लो। ठीक है, अगर अंडर अमालगमेशन लिया है, तो देखो फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड हो सकता है, तो फेयर वैल्यू पे दिखाओ। लेकिन अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड नहीं हो सकता, तो उसको गुडविल में शामिल कर दो, टेंशन खत्म। अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड हो सकता है, तब तो फेयर वैल्यू पे दिखाओ बैलेंसिंग फिगर गुडविल। और अगर नहीं है तो उसको तो भाई गुडविल में ही शामिल कर दो, इंटेंजिबल को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हालांकि एग्जाम में कभी आया नहीं। अब सवाल उठता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल या इंटरनली जनरेटेड एसेट, जिसमें पहली बात गुडविल है। कहा गया कि नॉट टू बी रिकॉग्नाइज। अब बोलोगे क्यों भाई? क्योंकि डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगी है ये कैसे पता करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है बेटा, हमें इसे रिकॉग्नाइज नहीं करना है। ठीक, अब इंटरनली जनरेटेड अदर एसेट, गुडविल को छोड़ के पेटेंट, कॉपीराइट, टेक्निकल नो हाउ, ऐसी चीजें भी तो होती हैं। तो बोला गया उसके दो सिचुएशन है, एक तो रिसर्च फेज है और एक डेवलपमेंट फेज है। रिसर्च फेज का मतलब नई नॉलेज पता करना, क्या चीज है, कैसे है। और डेवलपमेंट फेज का मतलब उस नॉलेज का एप्लीकेशन करके कोई स्टेप, कोई प्रोसेस, मशीन कुछ बनाना। तो देखो, रिसर्च फेज में अभी हमें पता होता नहीं क्या होगा नहीं होगा, अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। इसीलिए एस कहता है कि भाई अभी एसेट मत मानो, ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द रिसर्च फेज शुड बी रिटन ऑफ, ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द रिसर्च फेज शुड बी रिटन ऑफ इन पीएल अकाउंट। याद करना, 60-70% क्वेश्चन इस पे आता है और 40% क्वेश्चन
अमोर्टाइजेशन पे आता है। यही दो इस एस की मेन बात है। डेवलपमेंट फेज, भाई जो भी एक्सपेंस इनकर्ड हो कैपिटलाइज करो एज कॉस्ट ऑफ एसेट, उसे कॉस्ट ऑफ एसेट्स के रूप में कैपिटलाइज करना है। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्साइज में है और आपके दिमाग में जा रहा है, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। बाकी तो सब इधर उधर का ज्ञान है जिसका एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मटेरियल रिलेवेंट यही है। फिर से पढ़ो, इंटरनली जनरेटेड एसेट, रिसर्च फेज, क्वेश्चन बताएगा रिसर्च फेज चल रहा है, रिसर्च फेज पीएल में डालो। डेवलपमेंट शुरू हो गया है, जब तक पूरा नहीं होता तब तक कैपिटलाइज करो। आ जाओ, क्या है डेवलपमेंट फेज का फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है लेकिन समझने के लिए है। टेक्निकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश हो गई हो, इंटेंशन टू कंप्लीट द एसेट, हमारा इरादा है काम पूरी की तरह करेंगे। जैसे फिल्म है, और फिल्म अधूरी बने उसके कोई फायदा है, वो डब्बा बंद बोलते हैं, बात खत्म। यूज और सेल, उसका यूज और सेल हो। और आपकी इंटेंशन से मतलब नहीं, आपकी एबिलिटी है, आप इसको यूज या सेल कर पाओगे, ये भी देखना है। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या इसे कोई बेनिफिट मिलने वाला है जो हम काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और हमारे पास एडिक्वेट टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्स है क्या जिससे हम ये काम कर सकें। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना बेटा, तो ये बात भी आपको देखनी है। आगे चलें, एबिलिटी टू मेजर एक्सपेंस। ठीक है, एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंस। आगे चलो, कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, मटेरियल या सर्विस। कोई भी मटेरियल या सर्विस आपने इस्तेमाल किया है, किसी वर्कर को रखा है, किसी प्रोफेसर साहब को, किसी साइंटिस्ट को रखा है, वो शामिल होगा। सैलरी ऑफ प्रोफेशनल डायरेक्टली इंगेज, जो इंजीनियर आपने रखे हैं डेवलप करने के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो। और देखो फैक्ट्री है या रिसर्च डिपार्टमेंट है, वहाँ पे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, डिप्रिसिएशन है, तो ओवरहेड का एक हिस्सा रिन्यूएबल बेसिस पे ले लो। मैं तो कहता हूँ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और रिलेटेड ओवरहेड, जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं ना किसी भी चीज का, बिल्कुल उसी तरह से है, कुछ भी अलग तो नहीं है बेटा, ये सब आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, कॉस्ट में क्या नहीं शामिल होगा, कॉस्ट में नहीं शामिल होगा एबनॉर्मल लॉसेस, वो तो एस 10 और 2 में भी नहीं होता था किसी भी एसेट में। ओवरहेड जो रिलेटेड नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग ओवरहेड, ये तो होता भी नहीं है क्योंकि बेचने का है। और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ टू ऑपरेट द एसेट, एस 10 में भी नहीं था, अगर कोई ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ है तो इसे भी शामिल हम नहीं करेंगे। ठीक है, और एक्सपेंसेज वेयर नो इंटेंजिबल एसेट क्रिएटेड, स्टार्टअप एक्टिविटीज, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। ट्रेनिंग एक्टिविटी जिससे एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ती है, एडवर्टीजमेंट, ये तो सेल्स एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेज ऑफ रिलोकेशन, सही पूछो तो एस 10 में भी यही सब बातें थी, एस 26 में भी ये बात एज इट इज लागू होती है। ठीक, अब पास्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेज रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस इन द प्रीवियस ईयर, मतलब हमने कोई एक्सपेंस प्रीवियस ईयर में राइट ऑफ करके पीएल में डाल दिया। शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ लेटर डेट, बाद में अगर वो मान लो कि रिसर्च सही भी प्रूव हो गया तो भी रीस्टेट नहीं होगा, एक बार जो पीएल में चला गया फिर दोबारा नहीं आएगा। हाँ, आगे आप एक्सपेंस करेंगे हम मान सकते हैं कैपिटलाइज, लेकिन पीछे जो हो गया उसकी बात हमें नहीं करनी है। ठीक, अब आओ सब्सिक्वेंट एक्सपेंस। देखो, अगर कभी आपने कोई डेवलपमेंट किया है, कोई इंटेंजिबल एसेट बनाया है और उसमें बाद में आप खर्च कर रहे हो, तो उसे कॉस्ट ऑफ एसेट में जोड़ सकते हो तभी जब एडिशनल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा। याद करो एस 10 में था सेम बात।
और कॉस्ट कैन बी, मैं ये नहीं कह रहा AS10 पढ़ना है, AS26 में भी AS10 है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि आपका टेंशन कम रहे। और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, कहने का मतलब रिकॉग्निशन की जो दो शर्तें हैं कि एडिशनल बेनिफिट यानी कि एसेट्स है, और दूसरा उसकी कॉस्ट मेजर हो सकती है, तब तो कॉस्ट में ऐड करो, अदरवाइज कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब काफी दूध का दूध पानी का पानी है, कब कैपिटलाइज होगा और कब नहीं होगा, सिचुएशंस बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब आ जाओ अमोर्टाइजेशन। हो गया, एस आधा खत्म। कहाँ कुछ होता है एस में, एस में पहली बार पढ़ने में चाहे जो समय लगे बेटा, लेकिन दूसरी तीसरी बार पढ़ने में समय नहीं लगाना है, ज्यादा बार पढ़ना है। एक बार की बजाय सर की बात मानिए, 4 बार रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर प्रैक्टिस करेंगे। आइए ना देखते हैं। देखो, पीरियड ऑफ एमोर्टाइजेशन, रिबूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ मैक्सिमम 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ। इंटेंजिबल एसेट में कहा गया है कि देखो इंटेंजिबल एसेट ऐसी है जो बड़ा तेजी से जमाना बदल रहा है, तो बहुत लंबे समय तक तो नहीं मान सकते। लैंड एंड बिल्डिंग तो देखो लंबे समय तक चलता है, लेकिन ये नहीं चलता, तो 10 साल बहुत है। दूसरा, अनलेस हायर लाइफ कैन बी जस्टिफाइड, मतलब अगर मान लो कोई चीज हमें लगता है 12 साल 15 साल चल सकता है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर डाउट हो, मन में कोई भी शंका संदेह हो, तो मैक्सिमम 10 साल, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और कब से शुरू करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। मेथड कौन सा होगा, वही जो एस्टेन में था कि भाई शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड, जैसा इकोनॉमिक बेनिफिट आने की उम्मीद हो, मतलब इक्वल हो तो एसएलएम, घटता हुआ हो तो डब्ल्यूडीवी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या सेल ऐसा कुछ ले लो। और इसमें एक नई बात है जो एस10 में नहीं है, अगर पैटर्न का पता नहीं चल पा रहा तो गो फॉर एसएलएम, टेंशन नहीं लेने का। एसएलएम से आप करके देखिए, आपका बेटा काम हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया इस रिव्यू। हर साल के लास्ट में अमोर्टाइजेशन पीरियड को भी रिव्यू कीजिए, अमोर्टाइजेशन मेथड को भी कीजिए। अगर कोई चेंज होता है तो बचा हुआ अमोर्टाइजेबल अमाउंट बचे हुए रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में साफ कीजिए, और अगर कोई पैटर्न में चेंज हो तो बचा हुआ नए पैटर्न में। लेकिन जो भी करना है प्रोस्पेक्टिव करना है, रेस्ट्रोइफेक्टिव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो रेसिडुअल वैल्यू क्या है भाई, इट एज्यूम टू बी जीरो, क्योंकि देखो इसमें कुछ होता तो है नहीं है। मेरे पास ना बेटा एक घर है तो जमीन तो रहेगा, मेरे पास एक मशीन है, ट्रैक्टर है, लोहा तो रहेगा, लेकिन मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या रहेगा भाई, सॉफ्टवेयर में कुछ है बेचने के लायक, तो एज्यूम टू बी जीरो अनलेस कोई थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट किया कि 10 साल बाद 5 साल बाद हम खरीद लेंगे, या कोई एक्टिव मार्केट है जहां पे ऐसी चीजें बिकती है, और ये प्रोबेबल है कि एक्टिव मार्केट उस समय तक रहेगा जब तक हमारा इंटेंजिबल एसेट यूज किया जाएगा, और उस एक्टिव मार्केट के हिसाब से हम रेस्टिमेट वैल्यू तय कर सकते हैं। तो या तो कोई कमिटमेंट हो, फिर तो कोई बात ही नहीं, या कोई एक्टिव मार्केट हो वो तब तक रहेगा और उस रिफरेंस से बात होगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, ये बात आपको यहां पे ध्यान देनी है। कहने का मतलब रेसिडुअल वैल्यू नहीं मानना, बड़ा स्पेशल केस में रेसिडुअल वैल्यू होगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहेगा तो मानना है, वरना आगे बढ़ो, काम खत्म करो। रिटायरमेंट और डिस्पोजल, कि भाई डी रिकॉग्नाइज, ठीक है, व्हेन इट इज डिस्पोज्ड और व्हेन नो इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, नो इकोनॉमिक बेनिफिट, भाई या तो अब वो सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं कर रहे हैं, या हमने उसे बेच दिया। ठीक है, और जो भी बुक वैल्यू से प्रॉफिट लॉस आए दैट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे अपील अकाउंट में राइट ऑफ कर दें, बात खत्म। ठीक है बालकों, तो ये है हमारी तरफ से आपका क्या
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की थ्योरी थ्योरी थ्योरी, लेकिन एग्जाम में नहीं आती है थ्योरी, एग्जाम में आता है इसका प्रैक्टिकल। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको इसका सिखाता हूं प्रैक्टिकल। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। पढ़ने में लगता है कि 37-38 चैप्टर है, 27 एस है और 8 चैप्टर है, 35 और 3 और 38 चैप्टर है। लेकिन अगर पढ़ने बैठे तो कहाँ टाइम लग रहा है। अभी एक हफ्ता या थोड़ा सा ज्यादा बेटा हुआ होगा, ठीक है ना। और हम लोगों ने कितना पढ़ लिया, 3 तो वो पढ़ लिए शुरू वाले चैप्टर, मतलब बढ़िया से रिवाइज किया, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी हड़फड़ में। फिर उसके बाद बेटा हमने एस 1 बहुत बढ़िया, 2 बहुत बढ़िया, 10 और बहुत बढ़िया 26 कर लिया। इस हफ्ते रुक जाइए ना, इस हफ्ते में हम बड़े आराम से बेटा एस 16 कल ही खत्म हो जाएगा, एस 28 एक नहीं तो 2 दिन चलेगा, वैसे तो एक दिन में भी हो जाएगा लेकिन चलो 2 दिन मान लेते हैं। और उसके बाद एस 4, फिर ना हम शुरू से शुरू करेंगे, 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते चलेंगे। ये सब रिलेटेड था इसलिए मैंने करा दिया। हे भगवान, अब बेटा 3 चैप्टर हो गए और ये 7 एस हो गए, तो भैया 28 27 में 7 हो गए तो 25% एस हो गया। जुम्मे जुम्मे 10 दिन की बात है, कौन कहता है रिवीजन में मुश्किल है। और अगले हफ्ते तो पता नहीं कितना, 5 7 9 11, 11 तो ब्रांच के साथ कराऊंगा, 12, ठीक है ना, 13 सब हो जाएगा। बस मुझे समय दीजिए बेटा, नवंबर तक बढ़िया से आपका अकाउंट बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करा दूंगा नवंबर तक, ठीक है ना। डेली बस आप आते रहिए, पढ़ते रहिए, या किसी कारण से अगर लाइव ना पढ़ पाए तो फिर बाद में कभी शाम में मौका मिले, सुबह मिले। वैसे तो देखो मेरा ये मानना होता है कि कल का काम कभी होता नहीं है। अब आप केवल विद्यार्थी हैं तो आपको तो यही पढ़ते रहना चाहिए, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हो पाए तो शाम में टाइम निकाल के जैसे भी हो करके तब सोइए, छोड़िएगा नहीं, छोड़ के सोएंगे तो काम खराब हो जाएगा। चलिए आइए पढ़िए। ये एक बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन आता बहुत है कि कॉस्ट बताओ। तो ये तो एस 10 करवा लो, एस 26 करवा लो, एक ही बात है। देखो जी, सॉफ्टवेयर हमने खरीदा है इतने पाउंड का, ये रेट है, डिस्काउंट मिल गया तो घटा देंगे डिस्काउंट। इंपोर्ट ड्यूटी 10%, एडिशनल 5%, एंट्री 2%, इंस्टॉलेशन इतना है, प्रोफेशनल फीस इतना है, ठीक है ना। सही है बेटा। और पाउंड आजकल 100 रुपये चल रहा है, तो देखो ना, पाउंड ले लिया, ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया और उसको 100 रुपये से कन्वर्ट कर दिया, आ गया। इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ा, एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी जोड़ा और ये दोनों खर्चे जोड़ लिए। कितना टाइम लगेगा अगर हमें कॉन्सेप्ट आता हो। मैंने जो आपको बेटा अभी ये क्वेश्चन कराया था, कॉन्सेप्ट जो बताया था, इस कॉन्सेप्ट का, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहे, और आना चाहिए भाई, हमारा काम क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारे ध्यान में रहे तो कितना सेकंड टाइम लगेगा इसको बनाने में। और गलती का चांस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जल्दी से बेटा कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए। आपके घर वाले और हम दोनों चाहते हैं कि मार्च में होली से पहले आप सीए फाइनल में रहें। हम है ना आपका हैंड होल्डिंग करने के लिए। अकाउंट कॉस्ट की जिम्मेवारी, एफएम की जिम्मेवारी छोड़ दीजिए, आधा तो मेरा ही है, 600 में से 250 की जिम्मेवारी तो बेटा आप छोड़ दीजिए, बस साथ रहिए, समय दीजिए।
डिसिप्लिन के साथ समय दीजिए, हम आपका काम बना ही देंगे। आप चाहे इंडिया में कहीं भी हैं, चाहे हिमालय की पहाड़ पे बैठे हों या बंगाल की खाड़ी में बैठे हों, गोवा के बीच पे हों या यूपी के किसी गांव में हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें बेटा, आगे चलें, आ जाओ। और क्वेश्चन देखें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इसमें थोड़ा बहुत ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। ये बड़ा फेमस है बेटा, अगर आप इसको देखें तो 9.3 बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये आपके स्टडी में भी है और एग्जाम में भी आया है। स्टडी वाला भी दिखा देता हूं, स्टडी में भी है, बल्कि दोनों एग्जाम में ही आया है। पढ़िए, देखिए ये साल है, अब 31 मार्च 2019 तक हमने 80 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। 1 नवंबर को डेवलपमेंट फेज शुरू हो गया था, इसके पहले रिसर्च था, और तब तक हमने 42 लाख खर्च किए थे। इसका मतलब बाद में हमने 38 लाख खर्च किया था। देखो बेटा, ये जाएगा पीएल में, इसमें कोई दो मत है, और ये कैपिटलाइज होगा। ठीक बात है। फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोसेस वाज 90, अब की बार 90 और हुआ, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, लास्ट में 128 आ रहा होगा। बट एक प्रॉब्लम है, रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ 82 है, और आपने पढ़ा है AS28 कि रिकवरेबल अमाउंट से कभी भी एसेट की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना, कभी भी एसेट की वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब इतना होगा, और बाकी पीएल में राइट ऑफ कर देंगे। उसमें क्या है, 6 और 4। यही क्वेश्चन है कि बताओ कितना एक्सपेंस पीएल में चार्ज करेंगे, 42। कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 38। कितना एक्सपेंस में चार्ज करेंगे, 46। कैरिंग अमाउंट क्या होगा, 82। तो जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट है AS26 का, जिसके पास टॉपर क्लासेस का शॉर्ट नोट है, हैंड रिटेन, उसको ये सब क्वेश्चन बनाने में क्या टाइम लगना है? हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन बनाने में टाइम लग जाए, नहीं, ये हो नहीं सकता। कुछ बात समझ आई कि मैं ही समझ गया? देखो बेटा, जब तक क्राइटेरिया पूरा नहीं होता पीएल में जाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद कैपिटलाइज होना है, उसके बाद कैपिटलाइज होना है, लेकिन किसी सूरत में AS28 कहता है रिकवरेबल से ज्यादा नहीं हो सकता, तो बाकी हमने यहां डाल दिया। ठीक है, चल। इतना खर्च किया R&D पे, पब्लिसिटी रिसर्च पे, प्रूव टू बी फेलियर, क्या करेंगे? अरे पीएल में डाल देंगे, और क्या। जितना भी खर्च है सबको पीएल में डालेंगे, कोई एसेट थोड़ा ना क्रिएट हुआ है, और जब तक एसेट नहीं तब तक सबको पीएल में डालो। ये देखो 20 लाख है, 1/4/2001 से यूज कर रहे हैं, 10 साल इसकी लाइफ है, अभी तक हमने कुछ चार्ज ही नहीं किया। 2 3 4 5 6 7 8 7 साल हमने चार्ज नहीं किया। वो तो करो, मैक्सिमम लाइफ 10 साल वैसे भी मानते हैं, 10 साल दिया भी है, गुने 7, तो 14 लाख तो भैया पीएल में आपको डालना ही डालना है। 12 लाख पिछले साल के लिए और 1 लाख इस साल के लिए। 12 लाख प्रायर पेड आइटम, 2 लाख इस साल का, टोटल 14 लाख। अब देखो ना, इसमें कोई बड़ी बात है? ये तो फाउंडेशन का बच्चा भी कर सकता है, बस टर्म थोड़े नए आ गए हैं, मोटाइजेशन, इंटेंजिबल वगैरह वगैरह। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा, 3-4 क्वेश्चन मेरे पास है, मैं एक करा देता हूं। ठीक है ना, मेरे पास 3-4 क्वेश्चन है इसी तरह के। देखो ये एकदम लेटेस्ट नवंबर 23 में, ये करा दूं कि एग्जाम वाला करा दूं, सॉरी स्टडी वाला? स्टडी वाला करा दूं, कोई दिक्कत नहीं, सबका आंसर सेम है। चलो स्टडी वाला इसलिए करा रहा हूं, आपके पास होगा शायद, वैसे एग्जाम में 3 बार आया हुआ, और इसी के साथ आपका एस हो जाएगा खत्म। कॉस्टिंग में आज पता है क्या पढ़ना है 4:30 बजे से? आज बेटा कॉस्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें पढ़नी है, और उसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग।
और सर्विस कॉस्टिंग पढ़ने के बाद आज और कल 2 दिन सर्विस कॉस्टिंग होगा बेटा। फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड रिकॉन्सिलिएशन, 2 दिन वो भी चलेगा। और इसी के साथ वॉल्यूम 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉस्ट शीट, ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट को निपटा दिया था। ठीक बात है। और तब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट करवा लेना या मटेरियल लेबर ओवरहेड करवा लेना, जो मन करे सो करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले इसकी बात करो। 80 लाख कॉस्ट है, 5 साल लाइफ है, प्रोडक्ट साइकिल भी 5 साल है। 10-10 लाख हमने मोटाइजेशन करना शुरू किया और पहले 2 साल में किया। 80 लाख में 10 और 10 पहले 2 साल में किया, बचा हुआ है 60 लाख। अब बेनिफिट जो है हमें लगता है कि 5 साल और चलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, और 5 साल बेटा ये रेशियो होगा। तो क्या हो गया, पहले 2 साल में 10-10 और बाकी 5 साल में इस रेशियो में कर देंगे। तो बाकी 5 साल में बेटा हम इस रेशियो में बड़े आराम से कर लेंगे। देख लो तुम्हारे सामने है, देख रहे हो, ये और ये इसी रेशियो में करेंगे हम। ठीक है ना। टोटल 2 लाख है, डेप्सन कितना है, ये 20 हटा दो तो ये बचेगा बेटा 60। अब 60 को इस रेशियो में, कोई दिक्कत होनी है? 60/200 करके देखो तो आ रहा है कि नहीं। 60/200, 60/200, 60/200, फटाफट फटाफट फटाफट। कोई रोकने वाला है क्या? कोई रोकने वाला है नहीं ना। तो हम बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। चलें बेटा आगे बढ़े। बस और तो मुझे इसमें कुछ बताना नहीं बेटा, और कोई क्वेश्चंस की बात तो है नहीं। यही रख लो हमारी तरफ से S26, बाकी जो है उसको आप देख लेना। और अगर सबकी डिटेल वीडियो देखनी है तो टॉपर क्लासेस के ऐप पे रेगुलर क्लासेस बेटा अवेलेबल है, सिर्फ 1100 पर सब्जेक्ट सीए इंटर। एडवांस अकाउंट की जानते हो कितनी देर की क्लास है? 100 क्लासेज हैं 2 आवर्स की, यानी कि 200 घंटे। तो अब सबकी डिटेल मत पढ़ना, जो आपको लगे कि आपके काम के लायक है वो देख लेना। ऐसे ही कॉस्टिंग का, ऐसे ही एफएमएसएम का, सबका अवेलेबल है बेटा। तो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत महसूस हो उस सब्जेक्ट में देख लेना, जहाँ रीअपियर बैच से काम चल रहा है, रीस्टार्ट बैच से काम चल रहा है, वहीं से काम चला लो। मकसद एक है, जनवरी में काम होना चाहिए। तो मिलते हैं 4:30 बजे एक नए चैप्टर कॉस्टिंग में, सर्विस कॉस्टिंग के साथ। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों को वेरी गुड बाय।